ये कहानी शुरू होती है हिस्ट्री के सबसे महान डीमन लॉर्ड यानी वेल्टॉल से। 500 साल बाद जब वो फ्यूचर में रीइंकारनेट होता है तो उसे पता चलता है कि अब सब लोग उससे ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। स्टोरी का बैकग्राउंड है अनाथ दुनिया, जहाँ ह्यूमंस और इमोर्टल्स के बीच भयंकर युद्ध चल रहा होता है। दुनिया का भविष्य डिपेंड करता है दोनों साइड्स के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स पर, ह्यूमन हीरो ग्राहम और डीमन लॉर्ड वेल्टॉल। नॉर्मली ये फाइट बिल्कुल बेकार होती क्योंकि वेल्टॉल इमॉर्टल है, लेकिन ग्राहम के पास एक होली स्वॉर्ड होती है जिसके दम पर वो वेल्टॉल की रीजनरेशन क्रॉस करके उसे एक जबरदस्त ब्लो देता है। वेल्टॉल हैरान होकर ग्राहम की तारीफ करता है और पूछता है कि वो एक मॉर्टल से कैसे हार गया जबकि वो हर तरह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ग्राहम कहता है कि वेल्टॉल मॉर्टल्स को कमजोर समझता है क्योंकि उनकी जिंदगी लिमिटेड होती है, लेकिन वही चीज उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। वेल्टॉल इस बात को मानने से मना कर देता है, लेकिन ग्राहम कहता है कि चाहे वो बिलीव करे या ना करे, जीत इसी वजह से हुई। वेल्टॉल का शरीर धूल बनने लगता है और वो वादा करता है कि वो वापस आएगा। ग्राहम कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो फिर से उससे लड़ेगा। प्रेजेंट टाइम में वेल्टॉल अपनी लंबी नींद से जागता है। एक लड़की महीना उसका स्वागत करती है और बताती है कि वो पिछले 500 साल से उसका इंतजार कर रही थी। वो अपने कपड़ों के लिए माफी मांगती है, लेकिन वेल्टॉल कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल्टॉल खुश होता है कि महीना ने उसका रीइंकारनेशन रिचुअल सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। वो डिसाइड करता है कि दोनों मिलकर दोबारा अनाथ दुनिया को कॉन्करर करेंगे, लेकिन महीना बताती है कि वो दुनिया जिसे वेल्टॉल कभी रूल करता था अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो बताती है कि 80 साल पहले अर्थ और अनाथ के बीच एक बड़ी कैटास्ट्रोफी हुई थी जिसमें दोनों वर्ल्ड्स फ्यूज हो गए। इस इंसिडेंट में 90% पॉपुलेशन खत्म हो गई, गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई और सिटीज इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई। इसके चलते काफी वॉर्स हुए। अब सिचुएशन थोड़ी पीसफुल है। अहीना बताती है कि अर्थ की एडवांस टेक्नोलॉजी जब अनाथ की मैजिक से मिली तो दुनिया और भी ज्यादा एडवांस हो गई। वेल्टॉल ये सब देखकर शॉक हो जाता है कि मॉर्टल्स इतना आगे कैसे बढ़ गए। तभी एक आदमी गलती से महीना से टकरा जाता है और महीना उसे धक्का दे देती है। वेल्टॉल हैरान होता है कि वो इंसान इतनी आसानी से 6 डार्क पियर्स में से एक को टच कर सकता है। वेल्टॉल डिसाइड करता है कि मॉर्टल्स को फिर से डार्क पियर्स का डर याद दिलाना होगा। वो अपनी मैजिक स्काई में फायर करता है जिससे क्लाउड्स में एक बड़ा होल बन जाता है, लेकिन लोग उसे एक इडियट समझते हैं जो वेदर मैजिक यूज कर रहा है। अचानक एक अलार्म बजता है। महीना बताती है कि सिटी के अंदर मैजिक यूज करना फॉरबिडन है, इसलिए वो वेल्टॉल को लेकर भाग जाती है। महीना बताती है कि वेल्टॉल की डेथ के बाद ह्यूमंस के साथ सीज फायर हो गया था, लेकिन जब दोनों वर्ल्ड्स फ्यूज हुए तो इमॉर्टल किंगडम के लोग बर्बाद हो गए। फिर मेजर इंडस्ट्रीज ने उन्हें हंट करना शुरू कर दिया क्योंकि दुनिया ने डिसाइड कर लिया था कि इमॉर्टल ह्यूमंस राइट्स के लायक नहीं हैं। ह्यूमंस जैसे जैसे एडवांस होते गए उन्होंने एंटी इमॉर्टल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। महीना बताती है कि वो सिर्फ इसलिए जिंदा बच पाई क्योंकि वो उन दो लोगों में से एक थी जो वेल्टॉल को रिवाइव कर सकते थे। वेल्टॉल तब मार्कस के बारे में पूछता है, जिससे महीना घबरा जाती है और टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि क्या वेल्टॉल को प्यास लगी है और उसे बोलती है कि वो यहीं रुक जाए जब तक वो ड्रिंक लेने जाती है। वेल्टॉल वेट करते हुए देखता है कि कुछ रोशनी जैसे पार्टिकल्स हवा में तैर रहे हैं। वो एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और अचानक सिटी के सभी स्क्रीन्स पर कुछ वीडियोस चलने लगते हैं। लड़की खुद से काफी खुश लगती है। जैसे ही वो जाने लगती है, वेल्टॉल उसे कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि उसे पता है कि स्क्रीन चेंज उसने ही की है क्योंकि उसने ईथर की फ्लक्चुएशन क्लियरली देखे थे। लड़की एक्टिंग करती है जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वेल्टॉल बताता है कि स्क्रीन चेंज होने से पहले उसने ईथर के फ्लक्चुएशन क्लियरली देखे थे। ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है क्योंकि सिर्फ ईथर देखकर ये समझ लेना कि काम उसने किया है नॉर्मल बात तो नहीं है। अब वो सोचने लगती है कि वेल्टॉल असली में है कौन। जब वेल्टॉल खुद को डीमन लॉर्ड वेल्टॉल बताता है तो वो लड़की उस पर बिलीव ही नहीं करती। वेल्टॉल खुद भी समझ नहीं पाता कि उसने स्क्रीन्स कैसे चेंज किया, लेकिन उसे लगता है कि वो लड़की एक जीनियस है। ये सुनकर लड़की शर्मा जाती है क्योंकि असली में उसने बस स्क्रीन्स को हैक किया था। वेल्टॉल फिर मार्कस के बारे में पूछता है। लड़की उसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करके बताती है कि मार्कस उस कंपनी का सीईओ है। वेल्टॉल उस बिल्डिंग में जाता है जहां रिसेप्शनिस्ट के साथ बात करते ही मार्कस की प्राइवेट सेक्रेटरी किनारा आती है और कहती है कि वो लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे।
एलिवेटर में जाते वक्त किनारा नोटिस करती है कि वेल्टॉल उसे घूर रहा है। वेल्टॉल कहता है कि वो उसकी शर्ट पर बने क्रिएचर में इंटरेस्टेड था। किनारा बताती है कि वो इशिमारू मैजिक इंडस्ट्री का मैस्कॉट है, जिसका नाम इशेरी है, और फ्यूचर में उसके अराउंड एक बड़ा मूवमेंट बनाने वाले हैं। टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही मार्कस वेल्टॉल का वेलकम करता है, लेकिन वेल्टॉल को ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि मार्कस उसके सामने बैठे बैठे बात कर रहा है। मार्कस पूछता है कि वेल्टॉल उससे मिलने क्यों आया है, लेकिन वेल्टॉल कहता है कि सवाल पूछने से पहले उसकी रिटर्न सेलिब्रेट करनी चाहिए। वेल्टॉल मार्कस से कहता है कि वो इमॉर्टल किंगडम को दोबारा रीबिल्ड करने में मदद करे, ताकि वेल्टॉल फिर से दुनिया पर रूल कर सके। ये सुनते ही मार्कस जोर जोर से हंसने लगता है और क्लियरली मना कर देता है। वेल्टॉल गुस्से में आकर उसे सबक सिखाने ही वाला होता है, तभी अचानक किनारा उस पर अटैक कर देती है। वेल्टॉल तुरंत पीछे हटकर अटैक डॉज कर लेता है। मार्कस किनारा को रोक देता है और कहता है कि वेल्टॉल पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा, क्योंकि अपने प्राइम में होता तो उसे डॉज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मार्कस कहता है कि इसी वजह से वो वेल्टॉल के सामने झुकने वाला नहीं है। वो वेल्टॉल को वहां से निकल जाने को कहता है और ताना मारता है कि अगर वो भीख मांगे तब शायद मदद करे। ये सुनकर वेल्टॉल और भी गुस्सा हो जाता है और मार्कस को सबक सिखाने के लिए स्पेल कास्ट करता है, लेकिन मार्कस बिना कुछ बोले ही उसका स्पेल कैंसिल कर देता है, जिससे वेल्टॉल बिल्कुल शॉक हो जाता है। मार्कस हंसते हुए कहता है कि वेल्टॉल जरूर ये सोच रहा होगा कि बिना चैंट किए मैजिक यूज करने वाला डीमन लॉर्ड एक टैलेंटलेस ह्यूमन के सामने पावरलेस कैसे हो गया। अब मार्कस अपनी गर्दन पर लगा एक डिवाइस दिखाता है और कहता है कि इसी की वजह से वो वेल्टॉल से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। वेल्टॉल को समझ ही नहीं आता कि वो डिवाइस है क्या, तो मार्कस एक वीडियो चलाकर उस डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन करता है। हमें पता चलता है कि इस डिवाइस का नाम फैमिलिया है। मार्कस बताता है कि नॉर्मली मैजिक एक्टिवेट करने के 5 स्टेप्स होते हैं, लेकिन फैमिलिया यूज करने से उनमें से 3 स्टेप्स रिमूव हो जाते हैं। इसी वजह से अब हर रेस के लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। मार्कस ये भी बताता है कि उसने फैमिलिया को इस तरह डिजाइन किया है कि हायर बीइंग्स जैसे वेल्टॉल इसे यूज ना कर सके, वरना वो अपना एडवांटेज खो देता। वेल्टॉल फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस एक बार फिर उसका स्पेल तोड़ देता है। मार्कस कहता है कि चाहे वेल्टॉल की कास्टिंग स्पीड फास्ट हो, फैमिलिया उससे भी तेज है, इसलिए जब तक वेल्टॉल के पास फैमिलिया नहीं होगी वो हमेशा स्लो ही रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में लगभग सबके बॉडी के अंदर ये डिवाइस इम्प्लांट की हुई है। वेल्टॉल पूछता है कि मार्कस उसके खिलाफ क्यों है। तो मार्कस सच बताता है कि वो हमेशा से वेल्टॉल से नफरत करता आया है, क्योंकि वेल्टॉल हर चीज में उससे बेहतर था। ये कहते ही मार्कस ब्लड स्वॉर्ड समन करता है और उन्हें वेल्टॉल की तरफ फायर कर देता है। वेल्टॉल विंडो से बाहर गिर जाता है और मार्कस सोचता है कि अब वो मर चुका है। अब मार्कस प्लान बनाता है कि वो खुद नेक्स्ट डीमन लॉर्ड बनेगा, लेकिन वेल्टॉल जिंदा बच जाता है। वो नोटिस करता है कि अब उसकी रीजनरेशन पहले जैसी नहीं रही। भटकते हुए वो गलती से कुछ आदमियों से टकरा जाता है, तो उसे उठाकर कचरे में फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद महीना उसे ढूंढ लेती है और मार्कस की बेट्रियल के बारे में पहले ना बताने के लिए माफी मांगती है। वेल्टॉल कहता है कि चाहे वो पहले बता भी देती तब भी वो मार्कस से मिलने जाता। महीना उसे अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग ले जाती है। वेल्टॉल पहले सोचता है कि पूरा बिल्डिंग उसका होगा, लेकिन जब वो उसे एक छोटे से अपार्टमेंट में ले जाती है तो वो हैरान हो जाता है। महीना बताती है कि बस इतना ही अफोर्ड कर सकती है। वेल्टॉल समझ जाता है कि महीना पिछले 500 सालों से ऐसे ही जी रही थी, सिर्फ उसका इंतजार करते हुए। इमोशनल होकर वेल्टॉल उसे गले लगा लेता है और उसकी लॉयल्टी के लिए थैंक यू बोलता है। इस स्टोरी हमें सदियों पहले ले जाती है। उस टाइम महीना को उसके अपने लोग मारने वाले होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके साथ जो भी बुरा हुआ उसकी वजह महीना ही है। जब उन्हें पता चलता है कि वो इमॉर्टल है तो वो उस पर पत्थर बरसाते हैं और उसे वोल्केनो में धक्का देने वाले होते हैं। तभी अचानक वेल्टॉल आता है और महीना को बचा लेता है। वेल्टॉल कहता है कि वो इतनी सुंदर है और उसे इतनी वर्थलेस डेथ नहीं मिलनी चाहिए। वो महीना से कहता है कि वो उसके साथ चले। प्रेजेंट में महीना सुबह वेल्टॉल को ब्रेकफास्ट के लिए उठाती है। वेल्टॉल खाना टेस्ट करके शॉक हो जाता है, क्योंकि खाना था ही इतना डिलीशियस, जिससे महीना बहुत खुश हो जाती है। वेल्टॉल पूछता है कि क्या उसे बाकी इमॉर्टल्स के बारे में कुछ पता है। महीना बताती है कि कुछ इमॉर्टल्स उसकी तरह जिंदा बच गए थे, लेकिन हाल ही में वो गायब हो रहे हैं।
वो कहती है कि उसने अपने क्लोज फ्रेंड से कांटेक्ट खो दिया है। वेल्टोल सोचता है कि क्या अभी भी इमॉर्टल हंटिंग चल रही है, लेकिन महीना बताती है कि ये हंट्स कई साल पहले खत्म हो चुकी है। लेकिन जब वो अपनी फ्रेंड के रूम में गई तो वहां स्ट्रगल के निशान मिले और एक नोट मिला जिसमें इमॉर्टल फर्नेस लिखा हुआ था। ये सुनते ही वेल्टोल से गलती से चाय गिर जाती है। वो कहता है कि वो अभी भी अपनी इंजरीज रिकवर कर रहा है क्योंकि उसकी रीजनरेशन स्लो हो चुकी है। उसे पता है कि वो अपनी फुल पावर यूज नहीं कर पा रहा। महीना बताती है कि आज के जमाने में लोगों की फेथ बहुत कम हो गई है, तो पहले वेल्टॉल की पावर का मेन सोर्स थी। वेल्टॉल समझ जाता है कि जब तक लोग उसे पहचान कर अपनी इमोशंस उसकी तरफ नहीं मोड़ेंगे, जब तक उसकी फेथ पावर वापस नहीं आएगी। लेकिन वेल्टॉल बिल्कुल भी चिंता नहीं करता क्योंकि उसकी जिंदगी एटर्नल है। वो कहता है कि उसे बस फेथ दोबारा रिक्लेम करना है। महीना सजेस्ट करती है कि दोनों शॉपिंग के लिए चलते हैं। वो उसे मार्केट ले जाती है जहां वेल्टॉल देखकर सरप्राइज होता है कि शॉप बिल्कुल खाली लग रही है। महीना उसे एक 3D स्कैनर पर खड़े होने को कहती है जो उसके लिए बेस्ट कपड़े चूज करेगा। वो थोड़ा गिल्टी फील करता है क्योंकि वो महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती। वेल्टॉल कहता है कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि सिंपल कपड़ों में भी वो पावरफुल दिखेगा। महीना अपनी फेमिलिया को बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने को कहती है। फेमिलिया एक ट्रैक सूट सजेस्ट करती है जो वेल्टॉल को बिल्कुल परफेक्ट लगता है। वेल्टॉल नोटिस करता है कि ट्रैक सूट के बैक पर कुछ लिखा हुआ है। महीना बताती है कि वो पुरानी लैंग्वेज में लिखा है जिसका मतलब है द डीमन लॉर्ड। जैसे ही वो शॉप से निकलते हैं, वेल्टॉल महीना को रोकता है क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया होता। महीना मुस्कुराकर बताती है कि पेमेंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो चुकी है। वेल्टॉल अब महीना के फेमिलिया के बारे में क्यूरियस हो जाता है। महीना एक्सप्लेन करती है कि फेमिलिया सिर्फ मैजिक के लिए नहीं बल्कि कम्युनिकेशन, शॉपिंग और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी काम आता है। वो बताती है कि स्मार्टफोन्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और फेमिलिया ज्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि इसे हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं होती। वेल्टॉल उसके नेक के पीछे लगे डिवाइस को ध्यान से देखते हुए टच करता है। महीना थोड़ी एंजॉय कर रही होती है, तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। उसकी हार्ट रेट बढ़ रही है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। वेल्टॉल पूछता है कि क्या वो डिवाइस उसे डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि वो गर्दन पर लगा होता है। महीना कहती है वो अब इसकी आदत डाल चुकी है और ये डिवाइस उसकी जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। वेल्टॉल सोचता है कि उसे जॉब ढूंढनी चाहिए, लेकिन महीना उसे रोक कर कहती है कि वो ज्यादा शिफ्ट्स ले लेगी ताकि उनकी लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो जाए। वेल्टॉल उसका ऑफर मना कर देता है और कहता है कि जमाना बदल चुका है और वो चुपचाप नहीं बैठ सकता जब महीना काम करके उन दोनों का खर्चा उठाए। वो क्लियरली कहता है कि उसने दुनिया को कॉन्करर करने का आइडिया भी छोड़ा नहीं है। महीना वादा करती है कि वो जब तक जिंदा रहेगी वेल्टॉल की सेवा करती रहेगी। जब वेल्टॉल जाने लगता है, महीना उसके साथ चलना चाहती है, लेकिन वेल्टॉल उसे रोक देता है। वो कहता है कि अगर बाय चांस उसे जॉब ना मिली तो दोनों पूरी तरह महीना की इनकम पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, इसलिए महीना का काम करना जरूरी है। महीना मान जाती है, लेकिन जाते वक्त वेल्टॉल को एक डिवाइस दे देती है जिसे वो पेमेंट और इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए यूज कर सकता है। रास्ते में वेल्टॉल सोचता रहता है कि वो कौन सा काम कर सकता है, तभी उसका पेट जोर से गुरगुर करता है। वेल्टॉल हैरान होता है क्योंकि ये पहली बार था जब उसने भूख महसूस की थी। वो समझ जाता है कि उसकी फेथ पावर का डिक्लाइन काफी सेवर हो चुका है। वेल्टॉल डिसाइड करता है कि अब वो ज्यादा पिकी नहीं हो सकता। वो जोर से चिल्लाता है कि उसे जॉब चाहिए, वो ब्रोक है और कोई भी काम करने को तैयार है। तभी एक आदमी उसे रोकता है और कहता है कि अगर काम चाहिए तो कमर्शियल गिल्ड जाए। वो वेल्टॉल से पूछता है कि क्या उसके पास सिटीजन आईडी है, लेकिन वेल्टॉल बिल्कुल क्लूलेस होता है। आदमी सोचता है कि वेल्टॉल शायद इलीगल इमिग्रेंट है। वो कहता है कि ये उसका एरिया है, इसलिए वेल्टॉल माफी मांगकर वहां से चला जाता है। जाते जाते वो आदमी वेल्टॉल को एक एप्लीकेशन फॉर्म देता है और कहता है कि इसे कमर्शियल गिल्ड में सबमिट कर दे। वेल्टॉल जल्द ही गिल्ड पहुंच जाता है जहां एक क्लर्क उसका इंटरव्यू लेता है। क्योंकि वेल्टॉल के पास कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, वो सिर्फ अपनी डीमन लॉर्ड वाली स्किल्स बताता है, जैसे डंजन्स बनाना और एक नेशंस को लीड करना। क्लर्क क्लियरली मना कर देता है और कहता है कि उनके यहाँ ऐसे लोगों की कोई पोजीशन नहीं है क्योंकि वो सिर्फ फैमिलिया इम्प्लांट वाले लोगों को ही हायर करते हैं। रिजेक्ट होने के बाद वेल्टॉल वापस महीना के पास आता है। वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर चुका होता है और पूछता है कि क्या वो प्रेजेंट एरा में किसी काम का नहीं रहा।
माहिना उसको मोटिवेट करती है और कहती है कि ये लोग बेवकूफ हैं जो उसकी ग्रेटनेस को मेजर ही नहीं कर सकते। वेल्टॉल एडवाइस मांगता है और माहिना कहती है कि वो एक ऐसे इंसान को जानती है जो मदद कर सकता है। ये सुनकर वेल्टॉल खुश हो जाता है कि माहिना का कोई दोस्त है। दोनों मिलते हैं मॉक और उसकी दोस्त तकाशी से। तब पता चलता है कि तकाहाशी वही लड़की है जिसे वेल्टॉल पहले मिल चुका है। जैसे ही तकाहाशी को सच पता चलता है, उसे रियलाइज होता है कि वेल्टॉल झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में डीमन लॉर्ड है। माहिना उसे हमेशा वेल्टॉल के बारे में बताती थी, लेकिन तकाहाशी ने कभी उस स्टोरीज पर बिलीव नहीं किया। वेल्टॉल तकाहाशी के फैमिलिया को टच करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये मॉक के फैमिलिया से डिफरेंट है। ये तकाहाशी के लिए काफी सरप्राइजिंग होता है। मॉक एक्सप्लेन करता है कि वेल्टॉल ने अपनी सेज आइज एबिलिटी यूज की है। इस एबिलिटी से वो माना के फ्लो को देखकर किसी भी चीज की कॉम्पोजिशन समझ सकता है जिसे वो टच करता है। मॉक कहता है कि वेल्टॉल को फैमिलिया के अंदर क्या हो रहा है इसका रफ आइडिया हो गया है, लेकिन अभी भी काफी चीजें ऐसी हैं जो वो एनालाइज नहीं कर पा रहा। उसके बाद वेल्टॉल तकाहाशी से कहता है कि वो उसे जॉब ढूंढने में हेल्प करे। तकाहाशी पूछती है कि क्या उसकी कोई प्रेफरेंस है। वेल्टॉल कहता है कि वो ऐसा काम करना चाहता है जिससे उसका एग्जिस्टेंस पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। वेल्टॉल की एबिलिटीज और उसके पास फैमिलिया ना होने को देखकर तकाहाशी सजेस्ट करती है कि वो स्ट्रीमर बन जाए। वेल्टॉल पूछता है कि स्ट्रीमर क्या होता है। तकाहाशी एक्सप्लेन करती है कि स्ट्रीमर्स लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, गेम्स खेलते हुए, चैटिंग करते हुए या फिर गाते हुए, और एड्स और डोनेशन से पैसे कमाते हैं। वो उसे अश्योर करती है कि ये काम इजी है और यहाँ तक कि अपना ओल्ड इक्विपमेंट बोरो करने का ऑफर भी करती है। लेकिन माहिना को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो चाहती है कि वेल्टॉल कोई स्टेबल इनकम वाला काम करे। तकाहाशी कहती है कि वेल्टॉल की वॉइस जबरदस्त है और चेहरा भी काफी अच्छा है, इसलिए लोग उसे जरूर पसंद करेंगे। ये बात माहिना भी डिनाई नहीं कर पाती। माहिना अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती है। माहिना अपने अपार्टमेंट में अकेली रहने की आदत में होती है। एक दिन वो गलती से नहाकर बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है। उसे देखकर वो शर्मा जाती है और वेल्टॉल से माफी मांगती है। वेल्टॉल कामली कहता है कि शर्माने की कोई बात नहीं है और वो उसकी फिजिक की तारीफ भी कर देता है। थोड़ी देर बाद तकाहाशी इक्विपमेंट लेकर आ जाती है। जब वो सब कुछ असेंबल कर रही होती है, माहिना थोड़ी वरीड होती है। तकाहाशी माहिना से कहती है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा रखे क्योंकि उसने सब कुछ पहले से प्लान किया है। वो वेल्टॉल को अपना नया सेटअप चेक करने को कहती है और कंट्रोलर यूज करना समझाने लगती है, लेकिन वेल्टॉल अपनी सेज आइज का यूज करके खुद ही समझ लेता है कि कंट्रोलर कैसे काम करता है। वेल्टॉल एक गेम सिलेक्ट करता है। तकाहाशी थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वो गेम डार्क सोल जैसा होता है। उसे लगता है कि वेल्टॉल अपनी पावर्स की वजह से इजीली खेल लेगा, लेकिन वेल्टॉल पहली ही ट्राई में मर जाता है और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि वो लगातार कई बार हार जाता है। तकाहाशी सोचती है कि वेल्टॉल गेम में बहुत ही बेकार है। वेल्टॉल कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि वो कंट्रोलर यूज करने का आदत वाला नहीं है। माहिना को लगता है कि उसका प्लान फेल हो रहा है, लेकिन तकाहाशी कहती है कि बस तो ये है कि प्लान और भी परफेक्ट हो रहा है क्योंकि वेल्टॉल की सीरियस और परफेक्ट पर्सनैलिटी उसके पुअर गेम प्ले के साथ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेगी। अब तकाहाशी कहती है कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग इंट्रो सोचना होगा। वो कहती है कि दुनिया में मिलियंस ऑफ स्ट्रीमर्स हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही पैसे कमा पाते हैं, इसलिए वेल्टॉल के लिए एक यूनिक कैच फ्रेज जरूरी है जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए। माहिना सजेस्ट करती है कि वेल्टॉल अपने वॉर डिक्लेरेशन में से कोई लाइन यूज करे। उसे देखकर तकाहाशी कहती है कि आइडिया ठीक है, बाद में इसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। तकाहाशी वेल्टॉल को एडवाइस देती है कि रोज स्ट्रीम करे, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। वो माहिना को भी कहती है कि जब वेल्टॉल स्ट्रीम कर रहा हो तो वो रूम के बाहर रहे ताकि कैमरा में एक्सीडेंटली ना आ जाए। वो कहती है कि लोग ये नहीं सोचने चाहिए कि माहिना उसकी गर्लफ्रेंड है। के बाद वेल्टॉल रोज स्ट्रीम करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसकी जर्नी एक नए डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। लोग वेल्टॉल और माहिना को देखकर सोचने लगते हैं कि शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वेल्टॉल रोज स्ट्रीम्स करता है और धीरे धीरे उसके सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं, लेकिन हर कोई उसके गेम प्ले का फैन नहीं होता। कुछ लोग उसे ट्रोल कमेंट्स भी देते हैं, लेकिन वेल्टॉल पर इनका कोई असर नहीं होता क्योंकि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों तरह के इमोशन उसकी पावर को और बढ़ाते हैं। हाँ, माहिना को अपने मास्टर के बारे में ऐसे डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं आते और उसे टॉलरेट करना मुश्किल होता है।
आखिरकार वेल्टॉल 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर देता है और फिर एक नया गेम खेलने का डिसीजन लेता है। स्ट्रीम के दौरान कोई महीना पर नजर रखे होता है। जब वेल्टॉल गेम क्लियर कर लेता है तब एक व्यूअर कमेंट करता है कि वो काफी रेज कर रहा था। इस पर वेल्टॉल मजाक में बोलता है कि अगर सच में ऐसा होता तो पूरी दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। उसके बाद वेल्टॉल वॉक पर जाता है और माहिना से कहता है कि जब तक वो वापस आएगा डिनर रेडी रहेगा। सड़क पर चलते वक्त उसे एक बड़ा शॉक मिलता है जब वो हीरो ग्राहम को होमलेस लोगों के बीच देखता है। ये स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जब ग्राहम हीरो नहीं बना था, वो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता था। एक दिन जब वो उसके लिए हर्ब्स लेने जा रहा होता है तब उसका पिता उसे एक स्वॉर्ड देता है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। रास्ते में उसे ड्रैगन फॉग की एक आर्मी दिखाई देती है जो वेल्टॉल के एक जनरल के अंडर होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि वो लोग इतनी दूर क्या कर रहे हैं। जब ग्राहम घर वापस आता है तो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसका घर जला हुआ होता है और उसका पूरा परिवार मरा होता है। इसी पल वो वेल्टॉल से बदला लेने की कसम खाता है। प्रेजेंट में वेल्टॉल ग्राहम को एक नूडल शॉप में ले जाता है। ग्राहम कहता है कि ये काफी अजीब है कि वो उस आदमी के साथ बैठा हुआ है जिसने उसका परिवार और साथी मार दिए थे। वेल्टॉल भी मानता है कि उसके कई एलाइज ग्राहम के हाथों मरे थे, लेकिन अब उसके दिल में कोई नफरत नहीं बची। वेल्टॉल पूछता है कि ग्राहम अभी तक जिंदा कैसे है और क्या वो किसी तरह मॉर्टल बन गया है, लेकिन ग्राहम बताता है कि गॉडेस मेलिया ने उसे एटर्नल यूथ का वरदान दिया है, पर वो अभी भी एक ह्यूमन ही है। ग्राहम फिर बताता है कि इमॉर्टल्स के खिलाफ वॉर के बाद सिविल वॉर शुरू हो गया था और उससे उन लोगों को मारने का ऑर्डर मिला जिन्हें वो प्रोटेक्ट करता था। जब शांति आई तो वही लोग उसके दुश्मन बन गए और उसे अपने देश से एक्साइल कर दिया गया। ग्राहम वेल्टॉल से पूछता है कि वो दुनिया पर राज क्यों करना चाहता है। वेल्टॉल जवाब देता है कि पीस के लिए। ये सुनकर ग्राहम शॉक हो जाता है। वेल्टॉल समझाता है कि लगभग सारे इमॉर्टल्स पहले मॉर्टल्स ही थे और उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनकर सब पर राज करेगा और डोमिनेंस के थ्रू एक पीसफुल वर्ल्ड बनाएगा। ग्राहम उसके इस आइडिया से एग्री नहीं करता, लेकिन खाने के लिए थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। जब वेल्टॉल अपार्टमेंट वापस आता है तो उसे एक जाना पहचाना वॉइस सुनाई देता है। वो देखता है कि ताकाहाशी एक गली में एक ऑग्र से बहस कर रही है। ऑग्र उसे मारने वाला होता है, लेकिन वेल्टॉल उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। वेल्टॉल ऑग्र को वार्निंग देता है, लेकिन ऑग्र को याद होता है कि पहले वो वेल्टॉल को हरा चुका है, इसलिए वो सोचता है कि वेल्टॉल सिर्फ लड़की के सामने हीरो बन रहा है। वो वेल्टॉल को जान से मारने की धमकी देता है। ताकाहाशी वेल्टॉल को भागने को कहती है, लेकिन वेल्टॉल बोलता है कि वो अपनी नई पावर टेस्ट करना चाहता है क्योंकि अब उसके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ऑग्र जब पंच मारता है तो वेल्टॉल उसे आसानी से अपने हाथ से रोक देता है। ऑग्र फिर विंड ब्लास्ट यूज करता है जिससे वेल्टॉल का हाथ टूट जाता है, लेकिन वेल्टॉल तुरंत अपनी मैजिक से हील कर लेता है। वेल्टॉल बस एक हल्की सी फ्लिक के साथ ऑग्र को सीधा कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। फिर वेल्टॉल उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो इतना वीक है कि एक अच्छा टेस्ट भी नहीं बन पाया। इसके बाद ताकाहाशी भागकर वेल्टॉल को शुक्रिया अदा करती है। वेल्टॉल पूछता है कि वो ऑग्र के साथ क्या कर रही थी। ताकाहाशी बताती है कि ऑग्र उसका बॉडीगार्ड था, लेकिन बीच में ही उसने एग्रीड अमाउंट का डबल मांगना शुरू कर दिया। ताकाहाशी कहती है कि अब उसे एक बेटर बॉडीगार्ड मिल चुका है और वो वेल्टॉल को उसकी मदद के बदले पैसे देने की ऑफर करती है। दूसरी तरफ मार्कस किनारा से पूछता है कि क्या इमॉर्टल फर्नेस के आसपास घूम रहे रैट्स के बारे में कोई खबर है। किनारा उसे बताती है कि इन सबको एलिमिनेट कर दिया गया है और सब कुछ बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। उसके बाद हम वेल्टॉल और ताकाहाशी को एक वेयरहाउस के बाहर देखते हैं। ताकाहाशी को यहाँ से एक आइटम चुराना होता है और वेल्टॉल का काम होता है उसकी सेफ्टी इंश्योर करना। लेकिन जैसे ही ताकाहाशी अपना सिस्टम चेक करती है, वेल्टॉल बिना वेट किए सीधे अंदर घुस जाता है और दरवाजा तोड़ देता है। अंदर एक याकुजा ऑपरेशन चल रहा होता है। वेल्टॉल सीधा पूछता है कि टेबल पर रखी क्यूब ही क्या वो चीज है जो ताकाहाशी ढूंढ रही है। ताकाहाशी हैरान हो जाती है कि वेल्टॉल उससे डायरेक्टली कैसे बात कर पा रहा है क्योंकि उसके पास कोई फैमिलिया नहीं होती। वेल्टॉल बताता है कि उसने मैजिक का यूज करके फैमिलिया के ईथर कम्युनिकेशन को रिप्रोड्यूस कर लिया है। वेल्टॉल कहता है कि दुश्मन सिर्फ कुछ ही हैं, इसलिए वो सबको खुद ही हैंडल करेगा।
याकुजा वाले गुस्से में आकर वेल्टॉल पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वेल्टॉल अपनी मैजिक से अपने बॉडी के अराउंड एक बैरियर बना लेता है, जिससे सारी बुलेट्स इजीली डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। फिर वेल्टॉल कहता है अब मेरी बारी, और वो एक एक करके सबको नॉकआउट कर देता है। जब वेल्टॉल बॉस की तरफ डैश करता है, बॉस उस पर गोलियां चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ताकाहाशी उसकी फैमिलिया को हैक कर लेती है और उसकी परसेप्शन को ओवरराइड कर देती है। इस वजह से बॉस अपने ही पार्टनर को शूट कर देता है। आखिर में वेल्टॉल एक पावरफुल किक से बॉस को फिनिश कर देता है। जैसे ही ताकाहाशी क्यूब लेने आगे बढ़ती है, वेल्टॉल कुछ गलत महसूस करता है और उसे रोक देता है। तभी अचानक वेल्टॉल पर एक इनविजिबल एनिमी अटैक करता है। वेल्टॉल गन का यूज करके उस इनविजिबिलिटी क्लॉक को उड़ा देता है और सामने आता है एक जाइंट मैक। ताकाहाशी तुरंत पहचान लेती है कि ये 4th जनरेशन का मैजिनो गियर है। वो हैरान होती है कि याकुजा के पास ये कैसे आ गया। मैक अपने वेपन्स एक्टिवेट करता है और वेल्टॉल पर हैवी फायरिंग शुरू कर देता है। वेल्टॉल बुलेट्स डॉज करता हुआ हवा में जंप करता है और अपनी मैजिक से काउंटर अटैक करता है। वो मैक को हिट तो कर देता है, लेकिन वेल्टॉल समझ जाता है कि ये काफी नहीं है, क्योंकि वो अपनी फुल पावर पर नहीं है। फिर भी वो कहता है कि वो जीत सकता है। दोनों के बीच एक हाई स्पीड स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है। वेल्टॉल मैक को चैलेंज करता है कि अपनी फुल पावर दिखाए। जैसे ही मैक सीरियस होता है, एक ही झटके में वो वेल्टॉल के हाथ काट देता है और फिर उसका सर भी अलग कर देता है। पायलट हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करता है कि टारगेट एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन अगले ही पल जब वो दोबारा दिखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वेल्टॉल अभी भी जिंदा होता है। वेल्टॉल कामली कहता है कि वो इम्प्रेस्ड है, लेकिन फिर बोलता है कि उनमें बैटल एक्सपीरियंस की कमी है। फिर वेल्टॉल अपनी डीमनिक स्वॉर्ड वर्ल्ड निकालता है और उस स्वॉर्ड की प्रेजेंस से ही मैक डर के मारे फ्रीज हो जाता है। वेल्टॉल बिना टाइम वेस्ट किए मैक के दोनों हाथ और पैर काट देता है और कहता है कि ये एक अच्छी फाइट थी। पायलट इंटेरोगेशन से बचने के लिए खुद अपनी जान ले लेता है। इसके बाद वेल्टॉल पूछता है कि ये क्यूब असल में है क्या। ताकाहाशी बताती है कि ये मिथल के लिए बनाया गया एक स्टोरेज डिवाइस है। जब वो क्यूब ओपन करते हैं तो उनमें एक लिस्ट मिलती है। वेल्टॉल शॉक हो जाता है कि उस लिस्ट में उसके सारे इमॉर्टल सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं। अच्छी बात ये होती है कि माहिना का नाम उस लिस्ट में नहीं होता। ताकाहाशी और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अपने क्लाइंट यू से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रीचेबल नहीं होता। वेल्टॉल और ताकाहाशी उसके अपार्टमेंट पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें यू की लाश मिलती है। वेल्टॉल बॉडी एनालाइज करता है और कंक्लूड करता है कि यू को कुछ दिन पहले ही मारा गया है। ताकाहाशी एक हिडन ड्रॉअर में से फैमिलिया का बैकअप निकाल लेती है और उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करती है। उसमें उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसमें यू सच का पर्दाफाश करता है। वो बताता है कि पूरा शहर ईथर रिएक्टर पर डिपेंड करता है और इसकी शॉर्टेज की वजह से इमॉर्टल फर्नेस प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये फर्नेस इमॉर्टल्स को जलाकर उन्हें ईथर में कन्वर्ट करता है। इशिमारू कंपनी के लोग इमॉर्टल्स को फायरवुड कहकर बुलाते हैं। वीडियो के एंड में यू कहता है कि इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही शख्स सॉल्व कर सकता था, लेजेंडरी डीमन लॉर्ड वेल्टॉल। वीडियो देखने के बाद वेल्टॉल सोचता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर देनी चाहिए, लेकिन ताकाहाशी कहती है कि ऐसा करने पर ये तुरंत टेक डाउन कर लिया जाएगा। वेल्टॉल कहता है कि इमॉर्टल्स का किंग होने के नाते ये उसकी जिम्मेदारी है। वेल्टॉल कहता है कि उसे माहिना को भी इस सिचुएशन के बारे में बताना होगा, लेकिन जब वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। ट्रेन शिफ्ट होता है माहिना के अपार्टमेंट पर। अचानक मार्कस उसके सामने आ जाता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। माहिना अपने कॉम्बैट फॉर्म में आ चुकी होती है। दोनों एक दूसरे पर ब्लेड्स फायर करते हैं। किनारा भी माहिना पर अटैक करती है, लेकिन माहिना बचकर निकल जाती है। माहिना डिसाइड करती है कि पहले किनारा को खत्म करेगी, लेकिन मार्कस उसका स्पेल कैंसिल कर देता है। इसी मोमेंट का फायदा उठाकर किनारा माहिना को पीछे से स्टैब कर देती है। मार्कस जमीन पर गिरी हुई माहिना को देखकर रिवील करता है कि उसने माहिना का फैमिलिया शट डाउन कर दिया है। वो बताता है कि हर फैमिलिया के अंदर एक बैकडोर होता है और अपनी नई एडवांस फैमिलिया का यूज करके वो किसी भी फैमिलिया को बंद कर सकता है। इधर वेल्टॉल जब अपार्टमेंट वापस आता है तो उसे माहिना नहीं मिलती। ताकाहाशी तुरंत एरिया के डिलीवरी ड्रोन्स को हैक करती है और ट्रुथ सामने आ जाता है। मार्कस माहिना को ले जा रहा है। ताकाहाशी समझ जाती है कि माहिना को इमॉर्टल फर्नेस ले जाया जा रहा है।
वेल्टॉल बिना सोचे समझे माहिना को बचाने के लिए निकलने वाला होता है, लेकिन तकाहाशी उसे रोक देती है और बताती है कि रिएक्टर एरिया हैवी सिक्योरिटी में होगा। तब वेल्टॉल रियलाइज करता है कि एक ऐसा इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है। वेल्टॉल ग्राहम को ढूंढ निकालता है और उसके सामने घुटने टेक कर मदद मांगता है। ग्राहम कहता है कि अगर रिएक्टर डिस्ट्रॉय हुआ तो पूरा शहर खत्म हो सकता है। वेल्टॉल जवाब देता है कि वो माहिना और शहर दोनों को बचाएगा। ग्राहम एग्री कर लेता है, लेकिन कहता है कि वो सिर्फ इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि एक बेगुनाह औरत किडनैप हुई है। तकाहाशी उन्हें एक अंडरग्राउंड रूट के बारे में गाइड करती है। ग्राहम चेक करता है और बताता है कि रास्ते में कोई ट्रैप्स नहीं है। वेल्टॉल और ग्राहम एलिवेटर के जरिए फर्नेस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो रिएक्टर के पास जाते हैं तकाहाशी के साथ उनका सिग्नल कट हो जाता है। आखिरकार वो रिएक्टर के पास पहुंच जाते हैं। मार्कस माहिना को बताता है कि वो लोग डायरेक्टली ईथर रिएक्टर के नीचे हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि ये फर्नेस इमॉर्टल सोल्स को ईथर में कन्वर्ट करके पूरी सिटी को पावर देता है। मार्कस कैजुअली रिवील करता है कि उसने माहिना के दोस्तों को भी फायरवुड की तरह यूज किया है। मार्कस बताता है कि उनके पास अब फायरवुड लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए वो माहिना की सोल को जलाने का प्लान बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ किनारा वेल्टॉल को आगे नहीं जाने देती, लेकिन जैसे ही वो ग्राहम को देखती है वो शॉक हो जाती है। ग्राहम किनारा का सामना करने का डिसीजन लेता है। वेल्टॉल ग्राहम से कहता है मरना मत, और फिर वो सीधा फर्नेस के पेट में जंप कर जाता है। किनारा अपना मैजिनो गियर एक्टिवेट करती है और ग्राहम को पास का रेलिक कहती है। ग्राहम कामली कहता है कि फाइट का रिजल्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी डिसाइड नहीं करती। ग्राहम एक ओपनिंग देख लेता है और अपनी मैजिक यूज करता है, जिससे अर्थ स्पाइक जमीन से निकलकर किनारा को घेर लेते हैं। फिर वो फ्रोस्ट नोवा और फायरबॉल का कॉम्बो यूज करता है जो उसने 500 साल पहले सीखा था। आखिर में ग्राहम अपनी स्वॉर्ड की पावर को कॉल करता है। उसकी तलवार रोशनी से चमकने लगती है और वो अपना अल्टीमेट अटैक अनलीश करता है। अटैक के बाद ग्राहम रिवील करता है कि वेल्टॉल के पास एक ट्रम्प कार्ड है और जैसे ही वेल्टॉल वो उसे यूज करेगा फाइट वहीं खत्म हो जाएगी। तभी ग्राहम महसूस करता है कि उन पर अटैक होने वाला है और सामने से एक पूरी मेका आर्मी अपीयर हो जाती है। इधर मार्कस माहिना को फर्नेस में डालने के लिए छोड़ देता है। गिरते वक्त माहिना को वेल्टॉल की याद आती है। जैसे ही वो फर्नेस की बॉटम से टकराने वाली होती है वेल्टॉल वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। वेल्टॉल मार्कस को एक आखिरी मौका देता है, लेकिन मार्कस मना कर देता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वेल्टॉल मार्कस के दोनों हाथ काट देता है और उसका सर भी उड़ा देता है, लेकिन मार्कस अपना ब्लड बॉडी यूज करता है और तुरंत रीजनरेट हो जाता है। फिर मार्कस वेल्टॉल के बॉडी पर अपना ब्लड डेटोनेट कर देता है। एक्सप्लोजन के बाद वेल्टॉल बुरी हालात में होता है, लेकिन तब मार्कस नोटिस करता है कि वेल्टॉल के बॉडी के अराउंड एक डार्क एनर्जी घूमने लगती है। जैसे ही वेल्टॉल ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है मार्कस अपनी ब्लडी स्वॉर्ड का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पेल काम ही नहीं करती। वेल्टॉल का बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो एक मासिव बीस्ट में बदल जाता है। सीन कट होता है तकाहाशी पर। वो कामली कहती है अब असली शो शुरू होने वाला है और पूरी सिटी के सभी स्क्रीन्स का कंट्रोल ले लेती है। हर जगह वेल्टॉल का लाइव स्ट्रीम चलने लगता है। लोग उसे एक पॉपुलर स्ट्रीमर के रूप में पहचान लेते हैं। तकाहाशी बताती है कि वेल्टॉल ने उसे कहा था कि वो उसकी फेथ पावर बढ़ाए, उसे और ज्यादा पॉपुलर बनाकर। वापस फाइट में वेल्टॉल एक्सप्लेन करता है कि वो ये फॉर्म सिर्फ तब यूज कर सकता है जब उसके पास हाई लेवल फेथ और ईथर हो। वेल्टॉल रिवील करता है कि उसने मार्कस की मैजिक कैंसिल कर दी है और अब वो फेमिलिया की एबिलिटीज कॉपी कर सकता है। वेल्टॉल मार्कस को अब टॉर्चर करना शुरू करता है और उसके दिमाग में फॉल्स इमेजेस फीड करता है। आखिर में वेल्टॉल मार्कस को सीधा फर्नेस के अंदर फेंक देता है। मार्कस का बॉडी पिघल जाता है और महीना के सारे रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं। वेल्टॉल वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और महीना को गले लगा लेता है। वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है और महीना भी रिप्लाई करती है कि उसके दिल में भी वही फीलिंग्स हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा एनिमे देखना चाहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किलर स्टोरी के साथ। टिल देन स्टे ओताकू, देसी सेंपाई साइनिंग ऑफ।